कि आज की क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ का ये पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा मतलब टॉपिक, और इसको थोड़ा पार्ट 1 और ये पार्ट 2 करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चंस हमने ज़्यादा ऐड किए हुए हैं ताकि इससे जो भी क्वेश्चंस आए हमसे बन पड़ें। तो वैसे ये वाला जो लेक्चर है थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि बड़ा हो शायद, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए कई लोग समझते हैं कि V = IR जो होता है ये ओम्स लॉ होता है, पर ऐसा नहीं है। पहले ये दिमाग से निकाल लीजिए कि V = IR ही ओम्स लॉ है। क्यों? क्योंकि ये ओम्स लॉ तब बनता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब ये इक्वेशन होल्ड करती है, तब ये इक्वेशन होल्ड करती है, तब इसको ओम्स लॉ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है तब जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो, और उसकी प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, और आर जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तब ओम्स लॉ कहलाता है जब ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो, तब जाकर के इसको ओम्स लॉ बोलेंगे, ठीक, राइट। अब लेकिन ये जो V = IR ये तो कभी भी लगा सकते हैं, जब ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो भी ना और प्रेशर हो भी ना तब पर भी लगा लेंगे, तब उस वक्त इसको ओम्स लॉ नहीं बोलेंगे। तब इसको हम नॉर्मल V = IR एज ए यूज करके इक्वेशन को हम यूज करेंगे, मतलब ऐसे एक इक्वेशन की तरह यूज करेंगे, पर ओम्स लॉ नहीं बोलेंगे। तब बोलेंगे जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो और कांस्टेंट प्रेशर हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है, तब इसको ओम्स लॉ बोला जाएगा। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि जो ये कांस्टेंट है आर, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, फिर टेम्परेचर पे, फिर इसकी डायमेंशन पे। धीरे धीरे हम समझेंगे कि ये कैसे इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल कर आएंगी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कंडक्टर के केस में, और सभी केस में नहीं बोल रहे हैं। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे इसके यूनिट्स पे। तो इसका यूनिट जो होता है वो जो इन्होंने जिस साइंटिस्ट ने इनके नाम पे ही रखा गया ओम्स, तो ओम के ही नाम पे इसकी यूनिट बनती है ओम्स, ठीक है। ओम, इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक, इसकी यूनिट है, ठीक है। तो इसको ठीक से नोट करिए, जो भी है वैसे नोट करने की जनरल चीज़ें हैं बिल्कुल। तो चलिए, अभी हम लोगों ने सीख लिया कि V = IR जो है ओम्स लॉ तब कहलाता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। अब आते हैं इसके ग्राफिकल सेक्शन पे। तो पहले हम बेसिक सा एक मैथ का ग्राफ हम जान लेते हैं कि y = mx टाइप का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है। ये y है और ये x है, तो इस तरीके का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। y = mx, तो ये क्या है, y = mx का ग्राफ है, राइट। अब यहाँ पे जो ये स्लोप है, ये स्लोप जो ओरिजिन से पास कर रहा है m, अगर इसको हम थीटा बोलें तो ये tan θ = m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये y = mx का ग्राफ है इस टाइप का, ठीक है। तो बस इसी पे इसका ही ग्राफ हम शिफ्ट कर देते हैं। बस y की जगह पे हम V = IR है, तो y की जगह पे हम v लिख देते हैं, और x की जगह पे हम r लिख देते हैं, सॉरी, x की जगह पे हम i लिख देते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, थोड़ा सा ऐसे x की जगह पे i लिख देते हैं। और ये जो कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा r, ठीक है।
तो V वर्सेस I ग्राफ में जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को बताता है, ठीक है, V वर्सेस I ग्राफ में, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इसको ठीक से बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे किया जाता है। फिर करते क्या है क्वेश्चन में कि वो लोग एक्चुअल में इतना सीधा नहीं देते हैं, वो कुछ कलाकारी करें नहीं तो उनको यूँ कहे कि अच्छा नहीं लगता है। वो करते क्या है कि कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। कोऑर्डिनेट को चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे I कर देते हैं और यहाँ पे V कर देते। तो एक्चुअली में उन्होंने किया क्या कि V इक्वल टू आई आर को उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देखो कि एक्चुअल में x पे जो था उसको y पे लेके चले गए और जो y पे था उसको x पे लेके चले गए, ठीक है। तो बस उसी को हमें y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप के ग्राफ में ही हमें उससे देखना है। तो देखिए y की जगह पे क्या है, I है, ठीक है, और x की जगह पे क्या है, v है, और ये m की जगह पे 1/r हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल में ये हो गया v/r। तो ये I इज इक्वल टू v/r के फॉर्म में ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और ये जो 1/r है वो स्लोप है। तो एक्चुअल में जो अब ये जो ग्राफ बनेगा इसका जो स्लोप होगा वो 1/r होगा, यानी कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स होगा, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। और ये वाला काफ़ी ज़्यादा, इस तरीके के ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम लोग करेंगे भी पूरा अच्छे से, इस ग्राफ को करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस सभी के। तो फिर यहाँ पे अगर इसको हम लोग टेन थीटा मान लें तो टेन थीटा मान लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे जो स्लोप है वो m वो हो जाएगा 1/r, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो एक्चुअल में ये और कुछ नहीं, ये कंडक्टिविटी है, अरे कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है। G जो होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो ग्राफ है मैं ये कहूँगा कि ये कंडक्टेंस है, ठीक है, सीधी सी बात। तो I वर्सेस V का ग्राफ में जो स्लोप होता है वो 1/r का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा ठीक से, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो L/A हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को अगर हम कहें कि लेंथ बढ़ाने पर, लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि उस अब करंट को यहाँ पे चलने के लिए क्या हो गया कि थोड़ा सा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो कहने के लेंथ इस वजह से ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो रुकावट ज़्यादा होगी, मतलब उसको ज़्यादा फील होगा कि यार बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है। तो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस वजह से होता है क्योंकि अगर इसका एरिया हम बढ़ा दें, अगर इसका एरिया बढ़ा दें तो एरिया बढ़ाने पर इससे और ज़्यादा करंट पास हो जाएगी, यानी कि करंट मैक्सिमम पास कर सकता है अगर एरिया बढ़ जाए तो करंट जितना ज़्यादा पास होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, टीवीटी बोलते हैं, ठीक है, रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है 1/सिग्मा, मतलब किसको, रेजिस्टिविटी को, और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, और फिर L/A, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा कि ये जो है कंडक्टिविटी है, टीवीटी। तो देखिए अब इसका यूनिट देखते हैं रो का। तो रो की यूनिट निकालने के लिए RA/L लिखेंगे, इसको इधर भेजा, तो इसका होता है
एरिया बाई लेंथ, ठीक है। तो इसका होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर और इसका होता है मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या होगा, रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। अच्छा ठीक, इसका उल्टा है क्या, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के क्या यूनिट हो जाएगी, वो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ये। या फिर इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, इसी को थोड़ा सा ये पलट दीजिए, MHO महो, और ये मीटर इनवर्स, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं महो। इसी को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया यूनिट में, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट है कंडक्टिविटी की, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, मतलब इसमें, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आ रहा होगा आपको, या APMT में 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में दो कंडक्टर्स हैं, दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स डायमेंशन के लिहाज से, मतलब उनको सीरीज में जोड़ा गया है। दो आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, इसका भी लेंथ L ही है और इसका भी लेंथ L ही है, दोनों को सीरीज में ऐसे जोड़ दिया गया। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, मतलब इसका सिग्मा 1 कंडक्टिविटी है, इसका सिग्मा 2 कंडक्टिविटी है। तो बताइए इन दोनों का कंबाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन को समझा भी दिया। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक लेंथ L है और ठीक इसी के एक पैरेलल सीरीज में उतना ही डायमेंशन का L लेंथ का ही एक और दूसरा मटेरियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 है और यहाँ पे सिग्मा 2 है, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो गई। जब कंडक्टिविटी चेंज होती है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अभी समझाएंगे आपको कैसे, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल चेंज होगा तभी सिग्मा चेंज होगा, ठीक है। और इसका एरिया जो है सेम है, इसका भी एरिया जो है ये भी ए ही है, मतलब इसका डायमेंशन बस इक्वल है। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना होगा। तो चलो हम काम करते हैं कि एक इसी के एक इक्विवेलेंट कंडक्टर हम बना लेते हैं और इसका सिग्मा इक्विवेलेंट नाम दे देते हैं, और यही मुझे निकालना है, ठीक है। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो R1 प्लस R2 होगा, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे, अगर फॉर्मूले से लिखें तो ये जो है 12 लेंथ का है ना, और ये एरिया क्योंकि ये LL 12 हो जाएगा, तो इसका जो सिग्मा इक्विवेलेंट, इसका जो है सिग्मा इक्विवेलेंट और लेंथ 12/A, एरिया तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यही मुझे निकालना है, ठीक। बस देखते जाइएगा ठीक से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पे R1 लिखेंगे हम लोग, इसका इतने पार्ट का सिग्मा 1 का। तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे रो इक्विवेलेंट होगा, रो इक्विवेलेंट, क्योंकि वो तो 1/सिग्मा। तो यहाँ पे रो 1 L A इसका होगा, ठीक है, और इसका होगा R2 रो 2 L/A, ठीक है। मुझे निकालना ये है, एक्चुअल में मैं करूँगा क्या, बता दे रहे हैं आपको पहले से ही, कि रो इक्विवेलेंट पे बाद में हम रो सिग्मा रख देंगे, और हम चाहेंगे तो अगर यहीं पर सीधा रख सकते हैं 1/सिग्मा इक्विवेलेंट रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो रो 1 मान लेते हैं, इसका रो 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब दोनों का इक्विवेलेंट हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, ठीक है, और R इक्विवेलेंट दिया हुआ है रो इक्विवेलेंट 2L/A। फिर R1 की जगह पे लिखेंगे रो 1 A1 प्लस रो 2 L/A, ये होगा।
R1 R2, ठीक। फिर इसमें L1 ये कॉमन निकल जाएगा, L/A रो 1 प्लस रो 2, फिर रो इक्विवेलेंट 2L/A। तो ये L से L कैंसिल आउट होगा, ये इधर वाला L और ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा 2 रो इक्विवेलेंट रो 1 प्लस रो 2, ये होगा, राइट। और फिर ये चीज़ आ गई, तो मुझे क्या निकालना है एक्चुअल में, सिग्मा निकालना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 बाई रो इक्विवेलेंट 1 बाई, इसकी जगह पे 1 बाई, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 बाई सिग्मा 1 भी हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2, ठीक है। तो बस इसको बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है बस। 2 सिग्मा इक्विवेलेंट, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो L1 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा सिग्मा 2, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलट देंगे तो इधर का भी इन्वर्स हो जाएगा और इधर का भी इन्वर्स हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिग्मा इक्विवेलेंट बाई 2 कर रहे हैं, तो अगर इधर का पलटते हैं तो ये भी पलट जाता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये होगा। आई होप दिख रहा होगा ये। फिर उसके बाद सिग्मा इक्विवेलेंट 2 को इधर भेज देंगे तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये दिख नहीं रहा है, पर दिखना तो चाहिए यार, ठीक है। सिग्मा 1, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर जो मेरे पास आया, सिग्मा इक्विवेलेंट 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ये मेरे पास इक्विवेलेंट सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, कुछ किया नहीं है। मैंने R1 लिखा, इसका R2 लिखा, फिर R1 प्लस R2 लगाया और इसका इक्विवेलेंट हमने मान लिया 12 था, तो फिर उसके जगह पे ये रखा, फिर थोड़ा सा इसको L/A बाहर निकाला, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर उसकी जगह पे 1 बाई सिग्मा, ठीक है। तो ऐसे रखा, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे ना हो पाएगा, बिल्कुल भी आसान है, बस ये किया होना चाहिए आपके हाथ से एक बार। ये हो गया। अब इसको नोट करिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन मास ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। देखिए, अभी रिलेशन बिटवीन मास ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक प्रॉब्लम के लिए मैं थ्योरी बना रहा हूँ और कुछ नहीं, ये किसी एक प्रॉब्लम के लिए, ये PMT में ही आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, उसी के लिए मैं थ्योरी बना रहा हूँ। देखिएगा, मास ऑफ कंडक्टर को हम मान लेते हैं m और रेजिस्टेंस मान लेते हैं r, ठीक है। किसी कंडक्टर का मास, टोटल मास, किसी कंडक्टर का पूरा इसका मास जो है m है, ठीक है। तो हम लिखेंगे R इक्वल टू रो L/A, ठीक, ये होता है। ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा रो L² L नथिंग बट दिस इज वॉल्यूम। इस पूरे कंडक्टर का जो सिलेंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम होगा AL, तो रो L² यहाँ पे V हो जाएगा, ठीक।
हम जानते हैं ये भी कि डेंसिटी लिखते हैं यहाँ पे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ये चीज़, ठीक, ये तो फॉर्मूला है छोटी क्लास में। तो R इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कि रो एल स्क्वायर और V की जगह पे हम लिख देंगे m/d, वॉल्यूम की जगह पे उठा के रख दिया, ठीक है। तो रो d डेंसिटी बाई m l का स्क्वायर। तो मेरे पास जो फॉर्मूला तैयार हो गया डेंसिटी के टर्म्स में वो ये आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो डी एल स्क्वायर बाई एम, ये एक फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखो कि आप ये जो रजिस्टिविटी है और डेंसिटी है ये तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी कि ये तो कांस्टेंट होगा क्वांटिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम होगा, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मास ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो मेरे पास रिलेशन आ गया मास ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल आप जो शॉर्ट नोट बनाते हैं ना, बिल्कुल लिखा, इसमें यही चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। लास्ट में जब चैप्टर तैयार हो जाता है तो पूरा तो हम रिवाइज नहीं कर सकते, तो शॉर्ट में देखने के लिए 1-2 दिन पहले यही सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको आपने पूरा अच्छे से समझ गया कि हमने ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई किया, फिर ये वॉल्यूम इस टर्म्स में आ गया, फिर इसकी जगह पे मैंने वॉल्यूम की जगह पे m/d रखा, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा एल स्क्वायर बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसको मैंने बताया क्यों, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में 1988 में, उसी पे क्वेश्चन है। उन्होंने दिया क्या, बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसी थियरी पे है वो। और ऐसा नहीं है कि ये फिर आएगा, नहीं आएगा, और जो आएगा वो भी बता रहे हैं कैसे आएगा। ये ऐसे आ गया। तो उन्होंने क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उन्होंने दिया हुआ है कि 3 कंडक्टर्स दिए हुए हैं M1, M2, M3, उनके रेशियोज दिए हुए हैं। उनके रेशियो दिए हुए हैं 1:3:5, राइट, ठीक। L1 और L2 और L3 के भी यहाँ पे रेशियोज दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 5:3:1, 5:3:1, इसी का पलट दिया उन्होंने, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो बताइए कि इनका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, ये क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो ये बिल्कुल इसी पे है ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन इसी के थियरी के, ये तो थियरी बताए हैं, इसी पे बेस्ड है। तो एक्चुअल में वो ये पूछ रहे हैं, तो मैं क्या रखूँगा कि L1 R1 की जगह पे अगर मैं कहूँ कि R1 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 का स्क्वायर M1, ठीक है। वैसे ही R2 की जगह पे लिख देंगे L2 का स्क्वायर बाई M2, ऐसे ही R3 का भी लिख देंगे L3 का स्क्वायर बाई M3, ठीक है। ये तो बहुत आसान सी बात है भाई। तो ये L1 स्क्वायर बाई M1, L2 स्क्वायर बाई M2 और L3 स्क्वायर बाई M3, ये सिंपल हमने उठा के रख दिया। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल L स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 25, फिर M1 यानी कि 1, ठीक है, इस टू L2 स्क्वायर ये 9, फिर ये M का 3। अब M नीचे ही होगा, यानी कि L ऊपर, L का नीचे कर लिख देना, मैं ध्यान से लिखना है, ठीक है। फिर L3 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, M3 यानी कि 5, राइट, ओके।
अब कुछ करना नहीं है, सिंपली अब इसको क्या करना है कि हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशियो निकालने तो नीचे के हमें हटाने पड़ेंगे। तो पहले ये तो कट रहा होगा ना, तो ये तो 3 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 हो जाएगा इससे, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, सिंपल इसमें 5 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बस अब आ गया मेरे पास R1:R2:R3। 5 से जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर 15, फिर यहाँ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें डी पार्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, बस सिंपल आपको ये पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने पहले ही थियरी बता दी है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा अगर मान लो ये क्वेश्चन में नहीं आया, ये भी तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन में ना आए, कुछ और बना करके दे दें, तो वो दूसरा क्या बनाएंगे, अब उसकी थियरी हम पहले ही से क्रिएट कर देते हैं। देखिए ये तो ऐसा नहीं है कि ये भी रिपीट हो सकता है रेशियो चेंज करके दे दे वो लोग। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको नोट कर लीजिएगा ठीक से। अभी जिस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, अब वो ये चीज़ है जो अभी बताने जा रहे हैं, पर बिल्कुल इसी के जैसा है। हुआ क्या कि अभी जो है R=ρl/a है। ठीक है, तो इस बार मैंने L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि एक्चुअल में वो M1 तो M2 और M3 का रेशियो तो देंगे ही, कुछ ना कुछ तो देंगे ही, और इस बार अगर लेंथ ना दे करके एरिया दे दिया उन्होंने, मैंने एरिया का रेशियो दे दिया, फिर क्या करोगे? फिर तो उसकी थ्योरी हमारे पास है नहीं। लेकिन ऐसे कैसे नहीं होगा, हम तो बनाएंगे उसकी थ्योरी। देखिए कैसे बनाते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन नहीं आया पर है इम्पोर्टेंट। तो एरिया ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऊपर नीचे एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो ρLA/A² होगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ρVA²। ठीक है, रो अब V की जगह पे आप जानते हैं, बता भी देते हैं भाई, डेंसिटी लिखेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी A²। ओके, R इक्वल टू ρm/d का A²। ये मेरे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/a²। अब यहाँ पे m ऊपर चला गया और एरिया नीचे चला गया, तो अब ये बन गया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि मास का रेशियो दे दे और एरिया का रेशियो दे दे, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो चलो मैं आपको बना के देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देते हैं यहाँ पे 2:3:5 है ना, ऐसे दे दिया। और फिर मैंने क्या किया, फिर इसी को पलट दिया 3:2। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर मतलब ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि R1 और R2 और R3 का रेशियो आप निकालिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। इसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे m1 A2 का स्क्वायर। ठीक है, सीधा उठा के रखिए, सॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आंसर। थोड़ा आसान करने के लिए अगर आपको मन हो तो 1 रख लीजिए, ऐसे होना चाहिए। पर इसको इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे पता है, मतलब कैसे हमने किया, ये भी प्रोसेस भी आप देख लो अच्छे से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि रो इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 इसकी रजिस्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, कि एक रेजिस्टेंस, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, राइट। और उस वायर को मैंने n बार लपेट करके एक कॉइल बना दिया, और उस जो कॉइल का जो डायमेंशन है, उसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, और जो वायर की जो डायमीटर दी हुई है 1.4 मिलीमीटर है, 1.4 मिलीमीटर है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, ये जो डायमीटर है वो वायर की है, वायर की डायमीटर है। फिर उसको जो मैंने लपेटा, लपेट करके जो कॉइल बनाया एन टाइम्स, तो उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। तो कंफ्यूज मत होइए, ये क्या है, कॉइल की रेडियस है, और इसमें जो डायमीटर दिया हुआ है वो वायर की डायमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर जो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 4 ओम, पूरे इसका कॉइल की रेजिस्टेंस 4 ओम है, राइट। तो पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं इस वायर का। ठीक है। तो R इक्वल टू होगा 1.4/2 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.7 मिलीमीटर, राइट। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ये R जो है 7 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये हो गया मीटर में। मतलब ये रेडियस आ गई, इसकी आ गई, जो ये यहाँ पे है, मतलब इसकी कितनी रेडियस है इस वायर की, वो आ गई। ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कितनी बार लपेटा गया है, एन की वैल्यू पूछ रहे हैं कि जो हमने ये आर रेजिस्टेंस के वायर को मैंने लपेटा, तो बताइए कितनी बार लपेटा, वो एन की कितनी वैल्यू है वो पूछ रहा है। अगर रेजिस्टेंस 4 ओम है तो ठीक है, और उसकी रजिस्टिविटी दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है, रजिस्टिविटी दी हुई है, तो मुझे इसका एन निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो आर इक्वल टू, हम जानते हैं R इक्वल टू ρL/A होता है। ठीक है। तो एरिया यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा आराम से, πr², इसकी एरिया। अब इसका एरिया मत लिख देना, मतलब ये कॉइल का एरिया, वो गलत हो जाएगा भाई। मुझे ये जो रेजिस्टेंस है, इसका जो वायर है ना, इसका एरिया लिखना है मुझे, इसका एरिया, और फिर इसी का लेंथ लिखना है कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो ये वो एरिया लिखना है मुझे, इसका एरिया। ठीक है, ये कितना, मतलब इसकी मोटाई है, और कितना लेंथ है इसका। तो लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं पहले। R इक्वल टू 4m से, तो ये जो पूरा टोटल लेंथ है, लेट सपोज L है, और ये जो होगा, एक बार अगर लपेटा गया होता तो 2πr' मान लेते हैं। r' क्यों, क्योंकि ये रेडियस इसकी है, और ये r' मान लेते हैं, ये है r', ये 2πr', और ये n बार लपेटा गया तो n टाइम्स, मतलब अगर एक बार 2πr' लपेटा गया होता तो एक बार होता तो 2πr, लेकिन n बार लपेटा गया तो n लगा दिया, तो टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी। मतलब यार एक बार लपेटा तो ये इसकी टोटल होगी 2πr'। ठीक है, अगर 2 बार लपेटा तो 2 टाइम्स, लेकिन n बार हमने लपेट दिया तो n टाइम, तो टोटल लेंथ जो होगी इस पूरा जितना बाइंडिंग किया गया होगा वो L है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले में रखना है अब। तो R इक्वल टू ρL की जगह पे वो रखेंगे 2πr'(n/a) πr², यानी कि ये, चलो r² या भी रखते हैं। ठीक है, अब मुझे n चाहिए यहाँ से, तो चलो मुझे n को एक तरफ रखते हैं और इसको उठा करके इधर रखेंगे। तो ये कैपिटल R πr², फिर इसको नीचे आएगा 2πr'। ठीक है, तो n मुझे चाहिए, चलो वैल्यू रख देते हैं। चलो यहाँ से कुछ कटता है क्या, हाँ कटेगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर ये r इंटू, अब ये r का स्क्वायर, यानी कि कौन सा स्क्वायर, इसका, यानी कि 7 इंटू 7, और उसका 10⁸ हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो काम करते हैं -4 इसका स्क्वायर। ठीक है, काम करते हैं, रुक जाओ, ठीक से करते हैं, 10⁻⁴ इसका स्क्वायर, r का स्क्वायर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ये हो गया, ये r रखा मैंने, ये r का स्क्वायर रखा। फिर उसके बाद रो, तो रो वो है 2 इंटू 10⁻⁷, ये रो हो गया। ठीक है, और फिर ये 2 एज इट इज़, फिर और क्या है भाई, r' का मतलब ये 7, अब इसको सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करें तो इंटू -2। ठीक है, -2 कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया, सारी वैल्यू रखी हुई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी रख देते हैं 4, ठीक है 4 ओम। अब बस इसको सॉल्व करके मुझे निकालना है, तो चलो कर देते हैं यार। n इक्वल टू कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये से ये 4 यानी कि 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट, और ये 7 इंटू 7 और ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 इंटू और ये 10 के पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके 9 हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू 7 इंटू और ये 10 के पावर माइनस 8, तो ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, चलो रख देते हैं 10 के पावर 9, 7 और ये 9 हो जाएगा, पावर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 7 इंटू 10 के पावर माइनस 8, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9, तो प्लस 9, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यानी कि n की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, आई होप दिख रहा होगा 70, n की वैल्यू 70 आ गई, ये आंसर हो गया, यानी कि 70 बार उसको लपेटा गया होगा, सिंपल, ये होगा आंसर। बस बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा बस इसमें n निकालना था, ओके, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसकी लैंग्वेज को समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कंडक्टर्स हैं, दोनों का मास इक्वल है, लेंथ डिफरेंट है और एरिया इसका डिफरेंट है। देखिए लेंथ के बारे में वैसे उसने मतलब खास कुछ बोला नहीं है, लेकिन देखिए मास इक्वल है और उन्होंने ये बोला है कि इनका डायमीटर अलग अलग है। तो मैं देखिए कैसे आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाते हैं कैसे, कि उन्होंने कहा कि मास इक्वल है और एक का डायमीटर जो है आधा है दूसरे के डायमीटर से। तब जब दूसरे का डायमीटर से एक का डायमीटर आधा होगा, तो लेट सपोज अगर मान लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसका डायमीटर अगर d है तो दूसरे का डायमीटर d/2 है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक का डायमीटर अगर d है तो दूसरे का डायमीटर d/2 है, और ये भी कह रहे हैं कि एक का रेजिस्टेंस जो है 24 ओम है, तो दूसरे का रेजिस्टेंस मान लीजिए RA है, तो दूसरे का रेजिस्टेंस कितना होगा वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मेरे पास, और ये भी कह रहा है कि इसका अगर मास मास ऑफ A कंडक्टर और मास ऑफ B कंडक्टर, ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल है, मास इनके इक्वल है, ये दोनों मासेस इक्वल है। तो आप खुद सोचो कि ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इसका लेंथ बड़ा होगा, इसके मास के इक्वल करना है ना, तो यानी कि लेंथ डिफरेंट होगा। मान लेते हैं अगर इसका लेंथ LA है तो इसका लेंथ LB होगा, और मुझे दिख रहा होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं भी दिख रहा है तो मान लेते हैं इसका LA है और इसका LB है, ठीक है, और इसका डायमीटर अगर d/2 है तो इसका RA जो होगा वो d/4 होगा, मतलब इसका रेडियस जो होगा d/4 होगा, और इसका रेडियस जो है B वाले का d/2 होगा, ठीक है। डायमीटर के हाफ होता है रेडियस, ये तो सिंपल सी बात है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, लेंथ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, हमने माना LA लेंथ है और इस दूसरे का LB लेंथ है, उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बस उन्होंने बोला है कि एक का डायमीटर D है, दूसरे का डायमीटर d/2 है, और एक का रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है 24 ओम्स, तो दूसरे का रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, और साथ में ये भी बोल रखा है उन्होंने कि इन दोनों का मास इक्वल है। बस इतनी सी बात दी हुई है। लेंथ के बारे में एक्चुअल में उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन लेंथ अलग होगा क्योंकि मासेज इक्वल हैं, और एक का डायमीटर अगर बड़ा है तो दूसरे का डायमीटर अगर छोटा है तो दूसरे को बड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी इनकी भी क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। तो चलो मासेज इक्वल है, तो इसी के इंफॉर्मेशन से हमारा जो क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, यहीं से शुरू होगा। पहले क्वेश्चन
स्टार्ट लेना है मुझे, यहीं से शुरू होना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है। कैसे बता देते हैं ये भी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है यार। तो मास इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये होता है AL इंटू डी, ठीक है। तो दोनों का मासेस तो भाई इक्वल है, तो लिखते हैं मास ऑफ A, तो वो होगा पाई आर ए का स्क्वायर, एरिया हो गया, लेंथ LA हो गया, और डायमीटर जो है इसका, डायमीटर जो है डायमीटर सॉरी ये डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी तो उसकी सेम ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी तो उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि डेंसिटी क्यों सेम रहेगी, क्योंकि मटेरियल सेम है ना, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अच्छा, डेंसिटी को छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो डेंसिटी दिया भी नहीं है, ठीक है, कर भी नहीं सकते। अच्छा, ये होगा पाई और आर बी का स्क्वायर और एल बी इसका लेंथ, तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया। और आते हैं इसकी डेंसिटी, तो इसका भी डेंसिटी सेम ही होगा, क्योंकि मटेरियल तो वही है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ से पाई सी पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो होगा LA बाई LB, यानी कि LA और LB नीचे लेकर के चले आए, तो मेरे पास RB बाई RA एज ए होल स्क्वायर, ऐसे मतलब RB है, तो यहाँ पे RA नीचे ले गया, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ठीक से अगर समझाऊँ तो थोड़ा, RB का स्क्वायर इधर होगा और RA का स्क्वायर ऐसे होगा, ठीक है। तो या फिर मैं लिख सकता हूँ RB बाई RA को ऐसे, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे RB की जो वैल्यू है वो D/2 है, तो चलो भाई D/2 लिख देते हैं। D/2 है, RA दिया हुआ है D/4, ओके, D/4 स्क्वायर, ये से ये कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल होगा, तो 2 होगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा LA/LB, ठीक है। तो चलो ऊपर 1 आ गया और नीचे 1/2, एक्चुअल में ये आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर गया, तो ये स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। तो मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी, कहाँ लिखूँ, इतना तो दिख ही रहा होगा। तो देखिए LB/LA इक्वल टू, यहाँ से LB मतलब R, देखो अगर ये LB अगर मैं ऊपर लेता आता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, मैं सीधा ही लिख देता हूँ LA/LB इक्वल टू 4, और एक्चुअल में ये क्या है, RB है, RB/RA का स्क्वायर, ये कितना है, 4 है, यही चीज़ है। मैंने ये जो कैलकुलेशंस की है उसका यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। तो पहले ठीक से इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे और जगह चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं रफ कर रहा हूँ इतना, ठीक है। तो मैंने जो कैलकुलेशंस करके जो निकाला है उसका रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं RA और RB लिखते हैं। RA और RB, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रो LA बाई, अब एरिया, तो चलो एरिया A1 यानी कि पाई RA का स्क्वायर, और फिर रो LB बाई पाई RB का स्क्वायर। इसका रेजिस्टेंस लिखा मैंने, रो LB फिर A स्क्वायर, अरे A जो होगा तो पाई RB का स्क्वायर एरिया, ठीक है। और यहाँ से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास जो आएगा LA/LB, ठीक है। ये ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और फिर ये जो नीचे है वो नीचे चला आता है,
और ये आर बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर ए नीचे चला आएगा। ठीक है, ये नीचे जो होता है नीचे चला जाता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक, ये आ गया। ओके, और कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, चल रहा है। अब देखिए आर ए बाई आर बी। ठीक, अच्छा मुझे बताइए कि एल ए बाई एल बी गुणे आर बी बाई आर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो चलो 4 रख देते हैं मल्टीप्लाई, और इसकी भी वैल्यू जो है वो भी 4 ही है, चलो वो भी 4 है, तो यानी कि 16। तो यानी कि 16 हो गया। तो ये आर ए बाई आर बी तो किसका दिया हुआ है एक्चुअल में, ये 24 जो है मुझे आर बी निकालना है, तो चलो आर बी को उधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24, इसकी जगह पे 24। अब तो सब कैलकुलेट हो ही गया 16, तो यानी कि आर बी इक्वल टू 24/16, तो कैंसिल आउट करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, यानी कि आर बी इक्वल टू 3/2, और 3/2 यानी कि थोड़ा सा और ऊपर लिखेंगे तो आर बी इक्वल टू 1.5 ओम। ये आंसर हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इतना आंसर हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल साफ कैलकुलेशन है। अब देखिए इस पूरे कैलकुलेशंस को एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है, मास के इंफॉर्मेशन से हमने जो मास दोनों को इक्वल किया तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, मास को, और फिर रेजिस्टेंस का रेशियो लिया, फिर ये आया। तो जो एक्चुअल में मास के इंफॉर्मेशन से हमने इन दोनों के रेशियो का वैल्यू निकाल लिया, और वही जो रेजिस्टेंस के रेशियो में आने वाला था वही को उठा करके मैंने रख दिया। तो रखा, जब सारा कैलकुलेट किया, जब ये भी 4 आया, तो आर ए की वैल्यू मुझे पता थी, फिर आर बी की वैल्यू मैंने निकाल लिया। सिंपल। देखिए इस कैलकुलेशन में मुझे शुरुआत कहाँ से करनी थी, यहाँ से मास से शुरुआत करनी थी। मास को मैंने दोनों को मासेस को इक्वल किया, डेंसिटी कैंसिल आउट हो गया, आप देखो। फिर उसके बाद एल ए और एल बी और आर बी और आर ए का होल का ये मास की इंफॉर्मेशन से ये आया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए सारा मतलब पूरा जो क्वेश्चंस की जो जान टिकी हुई थी वो इस पे टिकी हुई थी। अगर ये मुझे पता चल गया तो आप देखो, और आर ए और आर बी के रेशियो में यही आ रहा है, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो दोनों को 4 रखा, 16 आ गया। तो इसकी वैल्यू मैं दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसकी वैल्यू दिया था, ये रखा, फिर मेरे पास आर बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अच्छे क्वेश्चन ही ले रहा हूँ जो आपसे मतलब फंसेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस मतलब आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे, मतलब अगर नीट के लिहाज से देखा जाए, जेईई मेन के मतलब मीडियम साइज के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस करा रहे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल आप अच्छे से समझिएगा। मैं आराम से समझा भी रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपको समय ना लगे, आपको समझने में। यहाँ समय लग रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिएगा जो अभी दे रहा है यहाँ पे, आप ठीक से पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, तो फिर मैं इसको समझाता हूँ। देखिए आपने पढ़ लिया होगा, तो देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयरन की कंडक्टर है, एक आयरन का कंडक्टर है और दूसरा एक कॉपर का कंडक्टर है, राइट। तो एक आयरन का कंडक्टर, एक कॉपर का कंडक्टर। तो अब जब यहाँ पे मटेरियल चेंज हो रहा है तो बताइए इनकी जो रजिस्टिविटी है वो ρ1 है और ρ2 है, क्योंकि वो तो चेंज होगी, मटेरियल चेंज होने पर चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ दी हुई है कि इनकी जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों ही कंडक्टर का लेंथ जो है सेम है। और ये कह रहा है कि पोटेंशियल इस पे अगर V अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। और ये भी कह रहे हैं वो कि इसमें करंट I फ्लो कर रहे हैं, तो हम इसमें भी करंट I ही फ्लो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है। अब दिमाग लगाइए कि उन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, और उन्होंने एक्चुअल में वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि बताइए इन दोनों के करंट डेंसिटी क्या
रेडियस का अप्रॉक्सीमेशन लेने में इक्वल हो जाएगी, तो चलो वो तो बात की बात है। अगर रेडियस का रेशियो अगर R1 और R2 जो 1 आ गया तो हम कह देंगे कि दोनों का करंट डेंसिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी I/A होता है। तो एरिया अगर सेम हो जाएगा, एरिया सेम तभी होगा जब इनका रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो रेडियस का सेम होना ज़रूरी है करंट डेंसिटी का सेम होने में। और अप्रॉक्सीमेशन भी तभी ले सकते हैं कि अगर 1 पॉइंट 0 पॉइंट कुछ और हो, मतलब ज़्यादा फ़र्क ना हो दोनों रेडियस में। तो अगर दोगुने के ज़्यादा फ़र्क हुआ तो फिर करंट डेंसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। चलो करंट डेंसिटी, पहले इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उन्होंने कैसे यूज किया हुआ है, इन दोनों के बहाने कुछ बताया हुआ है, वही हमें समझना है। देखिएगा, उन्होंने कहा है कि पोटेंशियल दोनों पे मैंने सेम लगाया। अच्छा, पोटेंशियल सेम लगा दिया उन्होंने। फिर करंट उन्होंने दोनों पे सेम दिया हुआ है। तो ये दोनों दे करके हमको क्या बता रहे हैं, ये देखो, हम जानते हैं V=IR है, ठीक है। तो चलो V/I=R होता है। अब खुद सोचो कि पोटेंशियल इसका V ही है, करंट इसका I है, तो इसमें भी V ही पोटेंशियल है और करंट भी I ही है, तो इसका भी रेजिस्टेंस R ही होगा ना। रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि इधर की वैल्यू हमने V/R जो है वो सेम दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा। तो एक्चुअल में जब भी किसी कंडक्टर में पोटेंशियल और करंट सेम दिए हुए हैं तो अपने आप समझ जाइए कि वो ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि करंट, अरे उनका जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये है, उन्होंने ये नहीं बोला, अच्छा ये सारी चीज़ें ना बोल करके उन्होंने सीधा बोल दिया होता कि सेम रेजिस्टेंस, मतलब ये ना बोलते कि पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम है, और ये भी ना बोलते कि करंट दोनों के सेम है, दोनों चीज़ें एक साथ सही होंगी। तो दोनों अगर ये ना बोल करके सीधा ये बोल देते कि रेजिस्टेंस है, तो भी काम बिल्कुल एकदम आसान हो जाता। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं कि पोटेंशियल और करंट सेम है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। ये कहने का दूसरा तरीका है, ठीक है। तो बस वो तरीका मैं आपको बताना चाहता कि दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम है क्योंकि पोटेंशियल और करंट सेम है, इस वजह से। एक्चुअल में ये चीज़ उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन हम निकाल लिए, अपना दिमाग लगा के निकाल लिए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। तो चलो इसका R1 रेडियस और इसका R2 रेडियस हमने मान लिया, राइट। तो चलिए, अब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो चलो रेजिस्टेंस सेम है तो स्टार्ट ही यहीं से करेंगे हम लोग, R1=R2 से। तो रो अलग होगा, रो1। अच्छा देखिए, यहाँ पे रो1 और रो2 अलग होने के बावजूद भी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, और लेंथ बिल्कुल सेम है। तो रो2 L/ और पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, और रो1 L से L कैंसिल होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रो1/रो2, यहाँ रो1 और रो2 को नीचे लेकर के आए, और ये R1 ऊपर गया और R2 इधर स्क्वायर, ऐसे हो गया। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R1/R2 को रूट में रो1/रो2 हो जाएगा। ये मेरे पास बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। R1/R2। अब यहाँ पे रो1 की वैल्यू दी हुई है, रो1 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि आयरन की दी हुई है, वो दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷, ठीक। और रो2 की भी वैल्यू दी हुई है 1.6 × 10⁻⁸, ठीक है। ये दी मेरे पास, ये चीज़ समझनी, मेन चीज़ ये समझना था कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे सेम हो गई, वही मुझे समझाना था, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है। आप देखो 10⁻⁷, इसको लिखेंगे 16, और जब पॉइंट हटाएंगे तो पावर में ऐड हो जाए, मतलब माइनस के पावर में ऐड हो जाएगा, तो 10⁻⁹, ठीक है। ये हो गया R1/R2 रूट में। अब ये हो जाएगा 1/16 × 10⁻⁷ प्लस 9, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 1/16 × ये होगा 100। अब इसको बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 10 होगा,
और इसका 4 होगा, तो ये 5/2, 5/2 यानी कि 2.5 यानी कि R1 और R2 का जो रेशियो आया मेरे पास 2.4 आया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ, चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, R1/R2 जो है वो 2.5। तो क्या इनकी करेंट डेंसिटी सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भाई दोगुने का अंतर है। मतलब एक का रेडियस अगर R1 है तो दूसरे का रेडियस 2 टाइम्स, मतलब दोगुने से भी, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा है। तो कैसे हो सकता है? करेंट डेंसिटी सेम हो ही नहीं सकती। J=I/A की बात कर रहे हैं, तो एरिया एक का A है तो दूसरे का 2A, मतलब 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है। तो करेंट डेंसिटी सेम नहीं हो सकती। अप्रॉक्सीमेशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। 2 गुने से अधिक है यार, तो कैसे अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, तो मेन चीज़ वो नहीं थी, मतलब वो तो चीज़ समझ में आ गई। मुझे ये निकालना था, पोटेंशियल और करंट सेम है तो फिर रेजिस्टेंस सेम होगा। तो सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। R1 और R2 ऐसे सॉल्व किया, आ गया। इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि यार मतलब अच्छे से बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा थोड़ी है। अब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्कुल एक सेक्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल डायग्राम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग है रेजिस्टेंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल डायग्राम। ओके, तो पहला हमारा जो है, पहले तो हम शुरू करते हैं क्यूबाइड से, जिसमें L ग्रेटर देन B ग्रेटर देन H है। ठीक है, क्यूबाइड है एक, तो चलो बना देते हैं। एक क्यूबाइड है जो कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और जिसकी ब्रेथ दी हुई है वो B, और इसकी हाइट दी हुई है H। हाइट सबसे छोटी है। ठीक है, ये दी हुआ है। तो मैंने पहले इसमें फेसेस के नाम दे देता हूँ डिफरेंट कलर से, मेरे पास ही है। लेट्स सपोज दैट इधर का फेस जो है 1 फेस है, और ऊपर के फेस को मैंने 2 दे दिया, ऊपर के फेस को मैंने 2 दे दिया, और ये जो सामने के फेस को मैंने 3 दे दिया। थोड़ा सा ठीक से और समझा दे आपको। एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से क्यूबाइड है, इसको फेस 1 दे दिया, इसको ये जो है फेस 2 है ये वाला, और ये फेस 3 है, ये वाला फेस 3 है, ये फेस 3 है, ये फेस 1 है, और ये फेस 2 है। ठीक, तो अब इसका फेस 1 का रेजिस्टेंस लिखना चाहते हैं, इसका इधर वाले का रेजिस्टेंस लिखना चाहते हैं। चलो लिख लेते हैं भाई, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ फेस 1, ठीक है, तो लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फेस 1, तो R फेस 1। तो रेजिस्टेंस ऑफ फेस 1 जब लिखेंगे एक तरीके से देखो ये, ठीक है, तो इस इधर से हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ऐसे सोचो, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे फ्लो करा रहे हैं। तो जब इधर से फ्लो करा रहे हैं तो अब इसके लिए लेंथ ये होगी, वो कितना होगा, L होगा, तो यहाँ पे रो L, और एरिया जो होगा ये होगा, तो कितना है B है और H है, मतलब ये B है और ये H है, तो ये वाला एरिया मेरे लिए काम का होगा, और ये पूरा लेंथ L है, तो वो मैंने लिखा, तो B इंटू H,
बी इंटू एच, ये लिख दिया। तो चलो ये लिख दिया। फेस टू यानी कि इस ऊपर वाले का मतलब ये, तो ऊपर वाले का लिख रहे हैं। तो अब इधर से करंट फ्लो कराया तो ये इसके लिए एरिया होगा ऊपर वाला, और ये जो होगा लेंथ होगा इसके लिए, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो ये वाला लेंथ कितना है, एच है। तो रो एल, अरे सॉरी एच मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है तो एच ये लेंथ होगी, और एरिया जो होगा ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला होगा तो एक्चुअल में ये एल इंटू बी ये होगा, यानी ये कितना है, ये बी है और ये एल है, तो यही वाला मेरे लिए होगा। तो बी इंटू एल। अब जो है फेस थ्री का यानी कि इधर से सामने से जा रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ऐसे करंट फ्लो करेगा तो ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ जो होगी वो बी होगी। तो रो बी ऐसे, तो और ये एरिया होगा, तो ये कितना एरिया होगा, एल इंटू एच ये होगा। ठीक है, चलो ये तो कोई भी कर लेगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इतना तो सभी कर लेंगे कि फेस 1 का रजिस्टेंस, जब इधर से करंट फ्लो होगा तो इसका रजिस्टेंस, फिर ऊपर से फ्लो होगा और ऐसे करंट फ्लो होगा तो ये, और फिर ऐसे फ्लो होगा करंट, तो ये रजिस्टेंस लिखी जाएगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट तब होगी, थोड़ा सा मतलब कम लोग कर पाएंगे, कम लोग क्या मतलब दिमाग लगाएंगे तो वो भी कर लेंगे, कि मैं इसमें पूछ रहा हूँ आपको और ये कंडीशंस दे करके कि बताइए आर मैक्स और आर मिनिमम, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का एरिया निकालिए। मतलब इन तीनों जो फेसेस निकल रहे हैं ना, इन तीनों जो फेसेस हैं इनका मैक्सिमम रेशियो, मैक्सिमम वर्सेस मिनिमम रेशियो निकालिए, किन में होगा। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो मैं यहाँ बताता हूँ। रो एल बाई ए होता है ना, तो मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूँ, किसको, आर को मैक्सिमम करना चाहता हूँ। तो जब आर को मैक्सिमम करना चाहते हैं, इसको हम मैक्सिमम जब करेंगे तो लेंथ को भी मैक्सिमम लेंगे। यानी कि जब रेजिस्टेंस को हमने मैक्सिमम करना है तो एल को मैक्सिमम, मतलब इधर की वैल्यू को मुझे बढ़ानी है तो एल को बढ़ाना है, यानी कि लेंथ को बढ़ाना है। जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि आर को मैक्सिमम करने के लिए लेंथ को सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ से रेशियो, अभी अब बता देंगे आपको कि आर मैक्स लिखने जा रहे हैं तो लेंथ बड़ा लेना है। तो सबसे लेंथ इसमें बड़ा किसका है, एल है। तो रो एल, तो रो एल ले लिया। तो चलो ऊपर का तो काम हो गया, अब नीचे का क्या है, मिनिमम, क्योंकि कम मैक्सिमम ऊपर का रखना है तो मुझे नीचे का मिनिमम करना पड़ेगा। तो अपने आप वो मिनिमम, अगर ऊपर का आप सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे वाला अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब एल हो, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो लेंथ ये है, तो इसके लिए एरिया तो यही होगा ना, परपेंडिकुलर, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगा। तो फेस 1 के लिए तो अब बी इंटू एच हो जाएगा एरिया। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि एक को आप सेलेक्ट करोगे तो दूसरा अपने आप सेलेक्ट होगा। अब इस लेंथ के लिए एरिया कौन सा लेंगे, यही तो लेंगे, ये थोड़ी लेंगे, ये तो दूसरे वाले फेस के लिए। अगर एरिया लोगे ना तो भाई फिर लेंथ आपको ये एच लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ यार, ठीक से फिर से बता दें, ये अगर लेंथ एल है तो मुझे एरिया इसके जस्ट परपेंडिकुलर, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, लेंथ के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर यही एरिया होगी, वो होगा B इंटू एच। तो अगर ऊपर का हम सेलेक्ट करते हैं ना तो नीचे का अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप L ले लिया तो B इंटू एच उसका एरिया हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो ये R मैक्सिमम आ गया। तो मुझे कब R मिनिमम चाहिए, तो चलो R मिनिमम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान हो जाएगा, बस मुझे समझाने में समय लग रहा है। आप ये एक बार समझ लोगे ना फिर अब बोलोगे ही नहीं। देखो कैसे, आर मिनिमम, तो चलो आर मिनिमम निकाल लेते हैं। तो आज जब मैं मिनिमम निकालने जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा कि रो, अब इसको मिनिमम मुझे करना है तो इधर को भी मुझे मिनिमम रखना पड़ेगा, लेंथ को मिनिमम। तो लेंथ को मिनिमम, एच सबसे छोटा है तो एच सबसे छोटा लेंगे, तो यानी कि एच ये वाला लेंथ, मतलब ये लेंथ की तरह से यूज करें तो ये वाला सबसे छोटा है। तो इसके लिए अब एच मैंने सेलेक्ट कर लिए तो ये जो होगा एल इंटू बी अपने आप हो जाएगा।
यानी कि ये वाला एरिया मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अब ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला मुझे लेंथ और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा इसी के माने करंट के, वो ये वाला जो एरिया मुझे अपने आप मिल जाएगा, तो L इंटू बी हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला अपने आप से, यानी कि छोटी वाली लेंथ ली तभी रेजिस्टेंस क्या हुआ, मिनिमम हुआ, तो अपने आप ये जो दोनों मिल करके उसका एरिया बन जाएंगे। तो बस इन दोनों का क्या कर देते हैं हम, रेशियो ले लेते हैं। देखिए बहुत कमाल का रिजल्ट आएगा, बस आप पेशेंस रखिएगा। रो एच बाई एल बी, ठीक है, दोनों का रेशियो लिख लिया मैंने। आर मैक्स भाई, ये रो से रो कैंसिल आउट होगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, बीच वाला कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आर मैक्स भाई आर मिन, आना चाहिए यार पूरा, ठीक है। एल ऊपर ही है और नीचे एच बच रहा है बस। ये नीचे वाला थोड़ा सा मैं काम करता हूँ ना कि अब इसको तो मिटा ही देते हैं यार, मिटा नहीं देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं, जगह बन जाएगा मेरे पास। ओके ये जो है L है और ये B है और ये H है। अब देखिएगा ये मेरे पास हो गया, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, L, अब नीचे L बच रहा है तो नीचे वाला ऊपर चल के L स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे यहाँ पे H बच रहा है तो नीचे H, और ये भी नीचे आज H आएगा इसके साथ तो H स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो L बाई H का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एक्चुअल में अब मेरे पास जो फॉर्मूला बनकर आया है, अब ये चीज़ तो मुझे मिटानी पड़ेगी, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, आर मैक्स इज इक्वल टू रो एल बाई बी एच, आर मिनिमम इक्वल टू रो एच बाई एल बी, ठीक है। मैं बताना क्या चाहता हूँ बस ये चीज़ आप देख लीजिए कि आर मैक्स मिनिमम एल बाई एच का स्क्वायर, अब ये क्या है, एल जो है मैक्सिमम लेंथ है, आप देखो ना, तो ये मैक्सिमम लेंथ, तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम लेंथ लिखेंगे और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम लेंथ लिखेंगे, तो मिनिमम लेंथ का स्क्वायर, यही चीज़ मैं बताना चाहता था आपको एक्चुअल में, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ये चीज़, दैट्स इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके ये चीज़ आ गई। तो अब मुझे आप ये बताओ कि मैक्सिमम लेंथ, अब आपको क्या पूछ सकता है ना कि एक क्यूबाइड दे देगा, उन सभी की लेंथ दे देगा, अलग अलग डायमेंशन दे देगा, और बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे 3 दे दिया, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 5 दे दिया, और यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, ऐसे डायमेंशन दे दिया। तो बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम। तो जो मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम लेंथ लेंगे, चलो मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और मिनिमम लेंथ का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 25। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस आपको ये याद रखना है। क्यूबाइड के केस में कितना आसान हो गया ना कि आर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम लेंथ का स्क्वायर, और आर मिनिमम है तो मिनिमम लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, सीधा याद रखते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट का ट्रिक लास्ट में बन जाता है, तो काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। फेस का जो एरिया है वो तो सभी निकालेंगे, ये आपका कैलकुलेशंस बचा देगा कि मैक्सिमम लेंथ पहले लिख दिया, मिनिमम लेंथ, ठीक है।
डायमेंशन देने पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि लेंथ L है और डायमीटर D है, फिर दूसरे का जो है यहाँ पे 2L है और D है, फिर तीसरे का जो है मेरे पास L/2 और 2D है, कंडक्टर की लेंथ और डायमीटर दी हुई है, फिर तीसरे का D जो है 2L/D/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 4 डायमेंशन दिए हुए हैं ऑप्शन से ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। और पूछ रहा है कि बताइए कि किसमें रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा और किसमें, चलो मिनिमम हम निकाल लेंगे और मैक्सिमम भी निकाल लेंगे। तो कब से सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होगा, तो अगर इस डायमेंशन का होगा तो और इस डायमेंशन का होगा, इस डायमेंशन का होगा, इस डायमेंशन का होगा, तो किस में मिनिमम होगा। तो वही पीछे वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, आर मिनिमम करना है तो रो। तो चलो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे पहले तो या तो हो सकता है कि एक लाइन में सॉल्व हो जाए, या तो मुझे ऑप्शन वाइज चेक करना पड़े। तो देखो कैसे होगा, तो देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो L/A। तो मुझे यहाँ पे डायमीटर है, तो डायमीटर को सबसे मुझे अगर मिनिमम करना है, आर को मिनिमम करना है, तो डायमीटर को सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा लेंगे तभी रेजिस्टेंस कम होगा। तो डायमीटर सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें D है, इसमें D है, इसमें 2D है, इसमें D/2 है। तो ये वाला मेरे पास फिक्स बैठता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम ये वाला डायमीटर ले लेंगे। तो यानी कि अगर यहाँ पे अगर R लिखेंगे तो 2D/2 होगा, यानी कि D मेरे पास R आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला मैं ले लूँगा, तो पाई D ये ले लूँगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम फंस तब सकती है, देखिए अगर अब ढूंढे, अब दूसरा वाली वैल्यू ढूंढ रहे हैं और वो उसी में मिलनी चाहिए, तब तो सही है। यानी कि मैं लेंथ ढूंढूं, तो लेंथ क्या ढूंढूंगा कि अगर इसको क्या मिनिमम रखना है तो इसको मिनिमम ढूंढना है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस मुझे मिनिमम चाहिए तो लेंथ भी मिनिमम चाहिए, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को कम करना है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी कम लेना पड़ेगा। तो लेंथ को सबसे कम, ये L है, ये 2L है, ये L/2 है, ये 2 है। तो चलो किस्मत अच्छी है कि L/2 इसी में मिल गया। अगर कहीं और L/2 मिलता जिसमें मैंने ये मैक्सिमम वाला D/2 ढूंढा था, उसमें ना मिलता, तो फिर ऑप्शन के साथ सभी को चेक करना पड़ता, तो फिर गलती हो जाती। तो ऑप्शन भी इतना आसान दिया हुआ है, तो चलो वही लिख देते हैं, L/2 ही। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। अभी मैं ये रो L/2 नीचे रख दिया, पाई D का स्क्वायर। तो ये मतलब इसका मिनिमम रेजिस्टेंस सबसे जो होगा ये थर्ड वाले में होगा। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आया, ये तो मतलब इतने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लेते हैं कि आपको नहीं आ रहा है, हम चेक करना चाहते हैं, तो ऑप्शन वाइज आप चेक कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऑप्शन वाइज चेक कर लेना चाहिए। कैसे, पहले तो वो तरीका ठीक है, तो वो तरीका घातक हो सकता है जब आपको एक ही में अगर मिल रहा है तब तो ठीक है। तो ये देखिए RA, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे करना क्या ना कि बस L/D चेक करना है। कैसे, चलो देखो बताते हैं। R = रो L पाई D/2 का स्क्वायर, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये होगा रो L/पाई D का स्क्वायर बाई 4। तो ये वाली चीज़ पूरी कांस्टेंट है, L नहीं, ये वाली L। तो मेरे पास यहाँ पे जो आया है L/D स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि मुझे निकालना है बस सिंपल सी बात,
एल बाई डी का रेशियो निकालना है। तो एल बाई डी का रेशियो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो एल बाई डी स्क्वायर, ठीक है। इसमें निकालेंगे तो 2L बाई डी स्क्वायर, फिर इसमें निकालेंगे 2L बाई 2 और ये 4D स्क्वायर, यानी कि थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो L बाई नीचे आएगा तो ये 8D स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाते हैं, फिर यहाँ पे 2L और ये D स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये पूरा ऊपर नीचे आया तो 8L बाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये भी ऐसे करें तो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि 8 नीचे आ रहा है, L बाई डी स्क्वायर, तो इससे ये ज़्यादा अधिक हो गया, इससे ये कम है, तो सब इससे ये कम है, फिर सबसे कम ये है, नीचे 8 आ रहा है, फिर ये 8, तो ये 8 है, तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस मैक्सिमम ये है। फिर उससे अगर हम कम कहें तो इसमें है, ये 2 टाइम्स है, फिर उससे कम इसमें है, तो इसमें तो मैं इसका वही लिख देता हूँ ना कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, डी वाले पार्ट का है, फिर उसके बाद किसका है रेजिस्टेंस, बी वाले पार्ट का है, फिर उससे कम किसका है रेजिस्टेंस, ए वाले पार्ट का है, और सबसे कम रेजिस्टेंस जो है सी वाले पार्ट का है। मैंने ये ही लिख दिया। चलो, तो मैक्सिमम ये होगा, मिनिमम सबसे आरसी वाले में होगा। सिंपल, एल बाई डी का आप रेशियो निकाल लो, ठीक है, नोट कर लो आप अच्छे से।